पाकिस्तान के एजुकेशनल मिनिस्टर ने पूरे देश के सामने पेश किया, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंजन इसरो के साबिका सदर की सदारत में बनाई गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में पेश की और 2019 से लेकर 2020 तक इस ताल्लुक से हुकूमत ने मुख्तलिफ राय मांगी थी, ऑब्जेक्शंस मांगे थे, सजेशंस मांगे थे। मुख्तलिफ NGOs ने, मुख्तलिफ टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी राय गवर्नमेंट को दी। उन तमाम की तमाम का एनालाइज करने के बाद गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी दी है, जिसको आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में रख कर कानून की शक्ल दी जाएगी। हो सकता है कि यदि पार्लियामेंट में रखी जाए उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो, बहुत सारे चेंजेस हो, नई या कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाए, कुछ चीज़ें इसमें से निकाल दी जाए। बहरहाल ये आगे का मरहला है, लेकिन जो फंडामेंटल इसकी थीम्स हैं या जो बातें हैं या जो कहेंगे हम कि इसका लुभाव क्या है, इसका सारांश क्या है, ये हम देखेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल एजुकेशन के ताल्लुक से क्या कहा गया है, या स्कूल एजुकेशन कैसा होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या हो सकता है, किस तरह से तब्दीलियाँ आई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सबसे पहले हम बेसिस देखेंगे कि किन चीज़ों को बेस बनाकर, किन चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये पॉलिसी बनाई गई है। और सबसे पहले यहाँ मैं एक बात आप लोगों के लिए साफ कर दूँ कि इसको अभी 2 दिन पहले 29 को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, अब उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर ही कहा जाएगा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल कर शिक्षण एजुकेशन डिपार्टमेंट रख दिया गया है, तो उन्होंने इसको पूरे देश के सामने पेश किया। तो इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये इसरो के जो साबिका सदर थे कस्तूरी रंजन साहब, इनकी सदारत में ये पॉलिसी बनाई गई और इन्होंने तकरीबन 2 साल तक मुकम्मल रिसर्च किया, मुख्तलिफ कॉलेजेस से, स्कूल से, प्रिंसिपल से, टीचर्स से, पेरेंट्स से और एजुकेशनिस्ट से उन्होंने डाटा जमा किया और उसकी बुनियाद पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2019 में सबमिट की थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ख़ासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस मसूदे पर, इस ड्राफ्ट पर पूरे देश से जो है तो रिकमेंडेशन, सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए जो है तो इसको ओपन रखा था। तो पूरे देश से स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, एजुकेशनिस्ट ने, NGOs ने, डिफरेंट टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने सजेशन, अपने अपने ऑब्जेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेल किया था। उन तमाम ऑब्जेक्शन, सजेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ज़रूरी चेंजेस करते हुए 29 जुलाई 2020 को इंडिया की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि इसको अभी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी ये बिल पार्लियामेंट के सेशन में रखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी, चर्चा होगी, इसके अंदर के कुछ जो अच्छाइयाँ हैं वो बयान की जाएंगी, अपोजिशन इसकी जो खामियाँ हैं, खराबियाँ हैं वो बयान करेगा और ज़रूरत के तहत इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा, कुछ चेंजेस किया जाएगा और उसके बाद इसको जो है तो जैसा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा भी, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा भी कि इसको हम जो है तो 2020-21 से इसको हम लागू कर देंगे। तो इसको लागू करने के बाद ये एक साथ पूरे देश में लागू होगी। स्टेट गवर्नमेंट्स इसको कितना एक्सेप्ट करेगी और कब एक्सेप्ट करेगी ये अलग बहस है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं यहाँ पर कि इस पॉलिसी को जो बनाया गया है उसके कुछ बेस रखे गए हैं, कुछ चीज़ों को बेस बनाकर इस पॉलिसी को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला बेस है
होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, है ना। इससे पहले जो हुआ करता था वो ऑलराउंड डेवलपमेंट था। इन्होंने 360 डिग्री का एक डायमेंशन दिया, जिसमें करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और क्या कहेंगे कि जो भी बच्चा पढ़ने पढ़ाने के अलावा एक्टिविटीज करता है ना। एक बच्चा पढ़ने में बहुत सुस्त है लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छा है, तो 360 डायमेंशन के तहत उसके उस पढ़ने को और खेलने को एक साथ जांचा जाएगा, है ना। जो खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर जो हुआ करता था, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हुआ करती थी वो अब तक अपार्ट फ्रॉम करिकुलम हुआ करती थी। इसके अलावा करिकुलम पढ़ने पढ़ाने के अलावा ये चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब इसको एजुकेशन का हिस्सा बना दिया गया। तो ये एक बड़ा बेस है इसका कि इन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर 360 डायमेंशन के तहत जो है तो बच्चों को जज किया जाएगा और उनके अंदर वो क्वालिटीज जो ये 21st सेंचुरी के लिए रिक्वायर्ड है, ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस को फेस करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्वालिटीज और वो महारतें डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो इसका खास बेस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस बेस्ड सिस्टम। देखिए पहले ऐसा होता था कि बच्चा कोई स्ट्रीम तय कर लेता था, सेलेक्ट कर लेता था, आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है। तो कॉमर्स का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था और साइंस का बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था, ये दोनों आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक क्या कहेंगे कि गैप हो जाता था कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे आर्ट्स के बारे में क्या पता, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंस के बारे में क्या पता। तो एजुकेशन में या क्या कहेंगे कि जो ग्रेजुएट हुआ करते थे उनमें कहीं ना कहीं गैप नजर आता था कि हम तो इसके स्टूडेंट हैं, हमें उसके बारे में क्या पता। तो इस क्या कहेंगे इसको खत्म कर दिया गया, इस गैप को खत्म कर दिया गया। अब साइंस का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकेगा, आर्ट्स का बच्चा अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकेगा, और साइंस आर्ट्स का बच्चा अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ सकेगा। तो एक फ्लेक्सिबल और सूटेबल और चॉइस बेस्ड, है ना, लर्नर के एबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है तो इस सिस्टम को अब यहाँ से आगे डेवलप किया जाएगा। तो ये एक दूसरा बड़ा बेस है फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस बेस्ड सिस्टम का। तीसरा इसका जो बेस है वो ये है कि अब पूरे हिंदुस्तान में फॉरन टीचर रिक्रूटमेंट होगा, और टीचर रिक्रूटमेंट के लिए टीटी, सीटी और दूसरे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, उसके थ्रू एबल और काबिल टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसमें ये भी प्रोविजन है कि फौरन इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसके तहत जो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स डिसाइड किए गए हैं उसको अचीव करने के लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद है रीस्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन। जाहिर सी बात है, जो पढ़ाने की जहाँ बात आएगी, जहाँ सिखाने की बात आएगी, वहाँ पर काबिल और माहिर असातिज़ा भी लगेंगे। तो जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो टीचर एजुकेशनल सिस्टम है, उसको भी रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 2016 से 1 साल का बीएड 2 साल का हो गया, उसका ड्यूरेशन बढ़ा के 2 साल कर दिया गया। अब हो सकता अब जो है तो इसके आगे पहले ही बता दिया जा चुका है कि इंटीग्रेटेड बीएड आएगा। इंटीग्रेटेड बीएड में ऐसा होगा कि आफ्टर 12th ही बच्चा जो है तो डिग्री और बीएड दोनों उसको एक साथ 4 साल में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर में और भी उसके चेंजेस आएंगे ताकि जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल है 21st सेंचुरीज के, वो अचीव हो सके। इसके बाद का बेस है इसमें असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, है ना। जैसे पहले अभी भी हायर एजुकेशन को नैक ये एजेंसी एक्रेडिएट करती थी, जांचती थी, परखती थी और उसको फिर दर्जा देती थी, उसका स्टेटस बताती थी कि ये ए है, A+ है, A++ है, एक्सेट्रा। तो इस तरह एजुकेशनल सिस्टम को भी चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसको ग्रेड दिए जाएंगे। और इसको जांचने के लिए, परखने के लिए नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर एजेंसियां काम करेंगी और दोनों मिलकर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां मिलकर एजुकेशनल सिस्टम को एक्रीडिएट करेगी और जांचेगी ताकि क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। नेक्स्ट इसका जो बेस है, नो सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब जो है तो सेपरेट स्ट्रीम नहीं होगी कोई,
सेपरेट स्ट्रीम तो होगी, लेकिन सब्जेक्ट का लिमिटेशन यहाँ पर खत्म कर दिया गया। कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट्स है, उसको फिजिक्स का वो सब्जेक्ट चॉइस बेस्ड सिस्टम पर दिया जाएगा। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कोर एलिमेंट्स है, जिस पर हमारा एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड है, कि एजुकेशन से हम एक अच्छा शहरी बनाना चाहते, साइंटिफिक व्यू वाला शहरी बनाना चाहते, ब्रदरहुड डेवलप करना चाहते हैं। तो ये जो कोर एलिमेंट्स है, इनको दोबारा से देखिए 1986 की पॉलिसी ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, कोर एलिमेंट्स पर, कि हमारा जो करिकुलम होगा वो कोर एलिमेंट्स पर डिपेंड होना चाहिए, कि वो बच्चा जब पढ़कर बाहर निकले तो उसके अंदर ये 10 क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एक अच्छा शहरी बने, उसके अंदर डेमोक्रेटिक आउटलुक आए, वो साइंटिफिक आउटलुक वाला हो, ब्रदरहुड, डेमोक्रेसी वैल्यूज उसके अंदर डेवलप हो। तो यहाँ पर भी इस पॉलिसी में भी जो है तो 1986 के वो कोर एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, और करिकुलम उस एतबार से फ्रेम किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका बेस है वो है लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम। अभी तक ऐसा होता था कि बीएड को कंट्रोल करने वाला जो एजेंसी थी वो एनसीटी थी, एजुकेशनल सिस्टम और करिकुलम प्राइमरी का बनाने की एनसीईआरटी को जिम्मेदारी थी, और फार्मेसी की एआईसीटी को जिम्मेदारी दी गई थी। अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग एजेंसियां थी जो काम करती थी। अब इन एजेंसियों को मर्ज कर दिया जाएगा, और सेंट्रल लेवल पर सिर्फ एक एजेंसी होगी जिसके जरिए और जिसके थ्रू जो है तो पूरे एजुकेशनल सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। तो लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम। पहले ऐसा होता था कि ये एजेंसी से अप्रूवल लो, वो एजेंसी का नो ऑब्जेक्शन लो, वो एजेंसी के पास फिर लेकर जाओ, वो एजेंसी के ये करो, तो एक सिस्टम लेंथी हुआ करता था। इसलिए इन सब को खत्म करके सिर्फ पूरे एजुकेशनल सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक इदारा बनाया जाएगा, और उसके थ्रू ही जो है तो पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद देखिए खास तौर से जो बात बताई गई है इसमें, जिसको बेस बनाया गया है कि एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस नॉट ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही अहम बात बताई गई है। पहले से भी ये बात हमारे एजुकेशनल कमीशंस ने और एजुकेशनल पॉलिसीज में बताई गई थी, और इम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, लेकिन फिर से इसको जो है तो बताया गया है कि जो एजुकेशन होगा वो एक पब्लिक सर्विस है, पैसे कमाने का या प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। जैसे कि हम आज देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेटाइज एजुकेशन का एक प्राइवेट सैलाब आया हुआ है, मनमानी फीस वसूल की जाती है। तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम पर कंट्रोल करने के लिए, इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए पब्लिक सर्विस, एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस नॉट ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट, इसको बेस बनाकर जो है तो ये पॉलिसी बनाई गई है। स्कूल एजुकेशन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन का स्ट्रक्चर था 10+2+3, इसको चेंज कर दिया ना। तो स्कूल एजुकेशन जिसे हम 10+2 कहते थे, 10वीं और 12वीं, इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, 5+3+3+4 कर दिया गया। और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन हुआ करता था, एलकेजी, यूकेजी और आंगनवाड़ी, इसको भी एजुकेशन का हिस्सा बना दिया गया। तो पहला जो 5 है, जिसे है फाउंडेशनल स्टेज कहा गया, जो 5 साल का होगा, जिसमें पहले जो 3 साल होंगे वो आंगनवाड़ी, एलकेजी और यूकेजी की होगी, और बाकी के 2 साल होंगे वो फर्स्ट और सेकेंड होंगे। इन फर्स्ट 5 ईयर्स को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। यहाँ पर खास तौर से बच्चे को जो है तो एजुकेशन के ताल्लुक से उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जाएगी। उसको मुख्तलिफ प्ले वे मेथड के जरिए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए, कलर्स, उसके बाद जो है तो प्ले वे मेथड्स के थ्रू उसको पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा, उसको कलर्स की पहचान कराई जाएगी, उसको अल्फ़ाबेट की पहचान कराई जाएगी फर्स्ट 3 ईयर में। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो है तो उसको कुछ लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, और इस तरह जो है तो ये 5 साल मुकम्मल हुए। उसके बाद आता है देखिए 3 प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है इसको, जिसमें 3 to 5 क्लास होगी, यानी कि 3rd, 4th और 5th होगी। यहाँ पर देखिए बच्चे को अब क्लासरूम लर्निंग के लिए तैयार किया जाएगा। मुख्तलिफ
अलग सब्जेक्ट यहाँ पर आप उसको सिखाए जाएंगे, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, एक्सेट्रा। और साथ ही साथ जो है तो यहाँ पर उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ प्ले वे मेथड्स के ज़रिए उसके मुकम्मल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का कोशिश की जाएगी। और थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, जहाँ पर क्लास 6 to 8 होगा। और यहाँ जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है या सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वो है वोकेशनल एजुकेशन का। आफ्टर 5th यानी 6th क्लास से ही जो है तो वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया जाएगा। देखिए ये चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद थी। आफ्टर 7 यानी कि फ्रॉम 8 टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास दिया जाता था। 8, 9, 10 तक जो बच्चा स्कूल एजुकेशन भी लेता था और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाकर कारपेंटरी या फिटर या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, इस तरह की जो है तो टेक्निकल एजुकेशन उसको दिया जाता था। हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन टेक्निकल को बच्चा जाता था, स्कूल नहीं जाता था और वहाँ जाता था। तो 8 से हुआ करता था, जिसको अब 6 से कर दिया गया, वोकेशनल एजुकेशन कहा गया है। यहाँ पर देखिए खास तौर से 21st सेंचुरीज के वोकेशनल एजुकेशन सिखाए जाएंगे, जैसे कि कोडिंग है या और दूसरे जो IT रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन है। इसके अलावा पेंटिंग है, इसके अलावा फैब्रिकेशंस है। ये जो 21st सेंचुरीज के वोकेशनल कोर्सेज है या वोकेशनल प्रोफेशंस है, उसको आफ्टर 6 बच्चे को अब सिखाया जाएगा। और इसमें एक सबसे बड़ा जो चीज़ रखी गई है वो इंटर्नशिप रखी गई है कि सिर्फ उसको क्लास के अंदर बिठा कर जो है तो वोकेशनल एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको मार्केट में ले जाया जाएगा। सपोज अगर वो पेंटिंग सीखना चाहता है तो जो अच्छे पेंटर्स हैं उनके पास उसको भेजा जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वहाँ उनसे डायरेक्टली नॉलेज लेगा। तो इस तरह वोकेशनल एजुकेशन पर खास फोकस किया गया है इस मिडिल स्टेज पर, जहाँ पर 6 to 8 क्लास आएगी। और साथ ही साथ इसको स्कूल और क्लासरूम लर्निंग पर भी यहाँ पर खास फोकस किया जाएगा। खास तौर पर साइंस, मैथ और लैंग्वेज पर अब यहाँ फोकस किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन तो दिया ही जाएगा, लेकिन अगर क्लासरूम लर्निंग की बात करें तो साइंस, मैथ और लैंग्वेज यहाँ पर खास तौर से इस पर फोकस किया जाएगा और इसको इस चीज़ पर ज़्यादा उसके अंदर उसको माहिर बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो थर्ड स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर 9 to 12 क्लास आती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस बेस्ड। अब तक ऐसे होता था कि बच्चा आर्ट्स का स्ट्रीम चूज करता है तो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, साइंस की स्ट्रीम चूज करता है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं होगा, बच्चे को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पूरी आज़ादी होगी। वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने लर्निंग स्किल्स के अकॉर्डिंगली, अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम की चूज करता है तो अगर वो चाहता है कि वो फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े या साइंस का दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़े तो वो सब्जेक्ट अब पढ़ सकता है। यानी कि एक जो दायरा था, एक हदूद थी, उसको अब खत्म करके जो है तो एबिलिटी के अकॉर्डिंगली या ख्वाहिश के मुताबिक जो है तो बच्चा अब सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्रिहेंसिव 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ये खास यहाँ पर मतलब फोकस किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, इस पर फोकस यहाँ पर ज़्यादा होगा। और खास तौर से यहाँ पर जो मेन बात होगी वो ये होगी कि बच्चे को अब हायर एजुकेशन के लिए पूरा मुकम्मल उसको किसी एक स्ट्रीम के लिए या किसी एक सब्जेक्ट के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार किया जाएगा। और जो तब्दीली है ना वो इसके बाद हायर एजुकेशन देखने वाला है, उससे उसको इसी स्टेज पर अपेयर कर दिया जाएगा कि उसको आफ्टर 12th में कौन कौन सी स्ट्रीम्स है, कौन कौन से फील्ड है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर उसको किसमें एडमिशन लेना है, वो किसके लिए खुद को एलिजिबल समझता है। यहीं पर जो है तो इस सेकेंडरी स्टेज पर उसको मुख्तलिफ मजमून के थ्रू या सब्जेक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें जो बड़ा मेजर चेंज है एनसीएफ का, कि एनसीएफ 2020 जो है तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो दूसरा बड़ा चेंज है वो है एनसीएफ 2020, यानी कि जो अब तक के
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए गए थे, जैसे कि 2005 में आया, उसके बाद 2009 में आया, और भी उसके बाद जो है तो उसके अंदर इम्प्लीमेंट और अमेंडमेंट होते रहे। तो अब जाहिर सी बात है कि नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो उस एतबार से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक नया बनाया जाएगा, जो 2021 तक या 22 तक जो है तो इसको गवर्नमेंट बनाएगी, और इसको बनाने का काम SCERT को दिया गया है। इसमें जो स्ट्रक्चर चेंज किया गया है 5+3+3+4, इसमें देखिए जैसे आंगनवाड़ी और जो LKG UKG की जो एजुकेशन हुआ करता था वो महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय के थ्रू दिया जाता था। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बताई गई है कि ये जो पहले 5 साल का जो प्लानरी क्या कहेंगे स्टेज है, तो उसमें जो एजुकेशन दिया जाएगा वो जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये तीनों एजेंसीज ज्वाइंटली जो है तो उसको फंडिंग करेगी या उसको ऑर्गेनाइज करेगी, उसकी पॉलिसी बनाएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें खास तौर से बताया गया है कि जो पहली से मतलब जो पहली स्टेज है आंगनवाड़ी, LKG UKG, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, और उसके बाद जो +3 है, यानी कि 5वीं क्लास तक जो एजुकेशन होगा वो मदर टंग में या जो लोकल लैंग्वेज होगी या जो स्टेज की लैंग्वेज होगी उसमें दिया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको 8th क्लास तक भी प्रमोट किया जाएगा। तो पहले भी जो एजुकेशन हमारा दिया जाता था वो मदर टंग में दिया जाता था, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूले के जरिए ये चीज़ रखी गई थी। लेकिन तो पिछले कुछ दिनों से जो अंग्रेजी एजुकेशन का सैलाब आया हुआ था हमारे पूरे देश में, कहीं ना कहीं अब उसको कंट्रोल किया जाए, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में आए। वरना ऐसे हो रहा था कि एजुकेशन लोग अपने बच्चों को मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट कर रही थी बात, तो इसको भी जो है तो कंट्रोल करने की बात की गई है, और फर्स्ट टू 8 तक मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बात की गई है, और खास तौर पर संस्कृत लैंग्वेज और अदर क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस को जो है तो चॉइस पर रखा जाएगा, ऑप्शनल रखा जाएगा। बच्चा अगर चाहे तो संस्कृत और अदर क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस है उसको अगर वो स्टडी करना चाहता है तो वो कर सकता है, या उस जबान में भी वो तालीम हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग रखा गया है ना। जैसे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनकी मदर टंग जो है तो उर्दू होगी, मराठी मीडियम के बच्चे हैं तो उनकी मराठी होगी। इस तरह जो है तो हर रियासत की मदर टंग अपनी होगी और वहाँ की लोकल लैंग्वेज के मुताबिक भी एजुकेशन दिया जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ सबसे बड़ा इसमें जो चेंज किया गया है या जिसको हम खास चीज़ कहेंगे वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन पहले भी दिया जाता रहा है, पहले इससे पहले की भी जितनी पॉलिसियाँ थी, जैसे कोठारी कमीशन था 1964, और उसके बाद 1986 की जो पॉलिसी आई उसमें खास तौर से टेक्निकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई। लेकिन वो जो टेक्निकल एजुकेशन था आज की 21st सेंचुरी की डेट में वो आउटडेटेड हो चुका है। जैसे कारपेंटरी है या इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल तो खैर आज भी चलेगा, लेकिन जो टीवी मैकेनिक है या रेडियो मैकेनिक है, अब आज के पीरियड में इस टेक्निकल एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं है। आप बताइए, टीवी बनाने वाला या रेडियो बनाने वाला कोई मैकेनिक आज के इस पीरियड में कैसे डेवलप हो सकता है? तो वोकेशनल एजुकेशन में यहाँ खास तौर से 21st सेंचुरीज के वोकेशनल कोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जैसे पेंटिंग है, फ्रेमिंग है, फैब्रिकेशन है, फैशनिंग है, इस तरह के वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा आफ्टर 5th यानी कि 6th क्लास से ही जो है तो अब ये वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, है ना। इससे पहले ये मौजूद था, 8वीं जमात से टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता था, लेकिन वो जो टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज थे वो आज इस
21st सेंचुरीज में आउटडेटेड हो चुके हैं, इसलिए नए वोकेशनल 21st सेंचुरीज के वोकेशनल कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करके आफ्टर 5th यानी 6th से इसको इम्प्लीमेंट अब इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो है असेसमेंट, रिफॉर्म इन असेसमेंट। 3 लेवल असेसमेंट बताया गया है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 3 लेवल असेसमेंट कैसे होगा। सबसे पहला जो असेसमेंट होगा वो पीयर ग्रुप असेसमेंट होगा, यानी कि बच्चा जिस ग्रुप में है, जिस क्लास में है, दूसरे बच्चे उसको असेस करेंगे, उसको मार्क्स देंगे। और दूसरा जो लेवल बताया गया है वो है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद को भी असेस करेगा कि मैं किस चीज में कमजोर हूँ, मुझे क्या अच्छा आता है, मैं किस चीज में मुझे मेहनत करने की जरूरत है, वो खुद भी रियलाइज करेगा। और तीसरा जो असेसमेंट होगा वो होगा टीचर असेसमेंट। तो 3 लेवल असेसमेंट खास तौर से इस पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया गया है। और जो क्या कहेंगे इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि पहले सिर्फ क्लासरूम लर्निंग को ही असेस किया जाता था, अब को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिहेवियर और अदर इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट, इन तमाम को मिलाकर 360 डायमेंशन में जो है तो बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। और खास तौर से जो ह्यूमन वैल्यूज है और स्किल्स है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ जो ह्यूमन वैल्यूज है, स्किल्स है, बिहेवियर है, इसको भी अब जो है तो जज किया जाएगा। और क्लास 9 to 12 में सेमेस्टर पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो अभी ईयरली पैटर्न हुआ करता था, अब उसको जो है तो सेमेस्टर पैटर्न किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो बात चल रही है, आपने देखा होगा कि 29 जुलाई को जब से इस पॉलिसी को पेश किया गया है, यूट्यूब पर, पेपर्स में, न्यूज चैनल पर एक वावेला मचा हुआ है कि 10th और 12th का बोर्ड खत्म कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 10th और 12th का बोर्ड कंटिन्यू किया गया है। हाँ, उसको फ्लेक्सिबल और चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया है कि जो जो नई पॉलिसी है, जिसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया गया है। यानी कि बच्चे के दिल से बोर्ड एग्जाम का डर, खौफ, फियर निकालने के लिए उसको क्या किया जाएगा, सेमेस्टर पैटर्न में रखा जाएगा। पहले ईयरली होता था तो बच्चा क्या करता था, लास्ट के 3 महीने 2 महीने पढ़कर जो वो एग्जाम पास कर देता था। लेकिन अगर सेमेस्टर पैटर्न होगा तो उसको एग्जाम की बार बार आदत होगी, तो बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से जो बोर्ड एग्जाम का जो फियर है, डर है, वो उसमें से निकल जाएगा। यानी पढ़ने लिखने के ही नहीं बल्कि स्कूल के बाद हम निसाबी और खेलकूद को भी जांच में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो एक नेशनल लेवल पर परख नामी एक एजेंसी होगी या इदारा होगा जो इस असेसमेंट के डायमेंशन को तय करेगा, उसके फ्रेमवर्क को बनाएगा और किस तरह से जो है तो बच्चों का असेसमेंट करना है, ये गाइडलाइन तैयार करेगा। जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि परख, इस तरह का एक इदारा रहेगा जो बच्चे के असेसमेंट का फ्रेमवर्क तैयार करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज, मेजर चेंज है इसमें है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब तक ऐसे होता था कि जो बच्चे अबनॉर्मल है, यानी कि दिव्यांग है, आँख से नजर नहीं आता, कान से सुनाई नहीं देता, या हाथ या पैर से जो तो उनको क्या कहेंगे वो माजूर है, तो ऐसे बच्चों का एजुकेशन अलग इंस्टीट्यूट में किया जाता था, अलग इंस्टीट्यूट में दिया जाता था। तो जांच में या रिसर्च में ये मालूम हुआ कि इन बच्चों को हम शुरू से ही समाज से अलग कर रहे हैं। इनके अंदर एक एहसास कमतरी होती थी कि मेरे अंदर ये लुक्स है या मेरे अंदर ये फिजिकल क्या कहेंगे क्यूरीज है, इसलिए समाज ने उसको अलग कर दिया। तो वो बच्चे शुरू से ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाते थे, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू क्या जाने लगा कि उनको भी अब नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाने लगा, ताकि उनके अंदर भी फीलिंग्स डेवलप हो कि हम भी समाज ही का हिस्सा है, हमारे अंदर फिजिकल या मेंटल कोई नुक्स है, लेकिन फिर भी हम इस समाज ही का हिस्सा है, हमको इस समाज ही में रहना है और इस समाज में रहकर ही इस समाज के लिए हमें भी कुछ करना है। तो इस तरह से मुख्तलिफ फिजिकल नुक्स रखने वाले या फिजिकल क्यूरीज रखने वाले या मेंटल क्यूरीज रखने वाले स्टूडेंट्स को भी अब एजुकेशन के मुख्य धारा में जो है तो शामिल किया जाएगा। और खासतौर
ये है कि केजी से ही इनको इन्वॉल्व किया जाए, यानी कि 10 12 में या 8वीं से लेकर आगे की स्टेज पर नहीं, बल्कि केजी से जो हमारा 5 स्टार्ट का जो स्ट्रक्चर है 5, उससे ही इन बच्चों को जो है तो अब वहीं पर इनको एडमिशन दिए जाएंगे। इसके अलावा हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल हुआ तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाल भवन बनाया जाएगा, जहां पर खास तौर से इन बच्चों को एक क्या कहेंगे एक लिमिटेड टाइम में इन बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और उनको पढ़ाने के लिए जो जो टेक्निक्स है, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो वहाँ पर अवेलेबल करके दिए जाएंगे, ताकि ये बच्चे भी जो है तो मेन स्ट्रीम में आ सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, खास तौर से जो दिव्यांग बच्चे हैं या फिजिकल क्यूरीज वाले बच्चे हैं, उनको इस समाज का हिस्सा बनाने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर जो है तो जोर दिया गया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट चेंज है वो है टीचर रिक्रूटमेंट। इस पॉलिसी में बताया गया है कि जल्द से जल्द काबिल और माहिर असातिज़ा को अपॉइंट किया जाएगा, और वो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सीटी के जरिए, टीटी के जरिए, इन एग्जाम्स पर बेस्ड रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। और इसमें और एक खास बात जो बताई गई है कि प्रमोशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। अब तक जो प्रमोशन होता था सीनियरिटी के बेस पर, सीनियर कौन है, ये बंदा है, अब उसके अंदर वो काबिलियत है नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी उसमें है या नहीं है, उसको जो है तो प्रमोट कर दिया जाता है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ा चेंज है ये, और बहुत मेजर फोकस है ये, कि जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी के बेस पर नहीं दिया जाएगा। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रमोशन विल बी मेरिट बेस्ड विद ए मैकेनिज्म फॉर मल्टी सोर्स परफॉर्मेंस। अलग अलग उसके अंदर जिसके अंदर काबिलियत होगी, वो भले ही सीनियर ना हो, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो NCTE 2022 तक तैयार करेगी कि टीचर बनने के लिए कौन कौन सी काबिलियत का होना जरूरी है ना, जिसे हम NPST कहते हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में एक साथ इसको लागू किया जाएगा। अब तक ऐसे होता था कि जो DED हो गया वो प्राइमरी टीचर बन जाएगा, जो BEd हो गया वो सेकेंडरी टीचर बन जाएगा, जो BEd प्लस PG है वो हायर सेकेंडरी 11 12 पर टीचर बन जाएगा। उसके बाद नया अमेंडमेंट हुआ, नया इंप्लीमेंट हुआ कि CT और TT के थ्रू जो है तो अपॉइंटमेंट किए जाने लगे। अब मजीद एक स्टेप इसमें और बढ़ाई गई कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एक क्या कहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया जाएगा कि कौन टीचर, प्राइमरी का टीचर कौन बनेगा। सिर्फ वो DEd कर दिया उसने इसलिए वो टीचर बनेगा, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी महारत, कौन कौन सी स्किल्स दरकार है जो उसको एक काबिल टीचर बनाती है, ये NPST जो है तो डिसाइड करेगी। और जो टीचर वैकेंसीज है वो जल्द से जल्द फिल की जाएगी, और जो टीचर स्टूडेंट रेशो है यहाँ पर जो है तो 30 टीचर पर 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर ये रेशो रखा गया है। और सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया जो है वहां पर 25 स्टूडेंट पर एक टीचर, इस तरह से ये टीचर स्टूडेंट रेशो होगा 30 पर एक टीचर। और जो डिसएडवांटेज एरियाज है या सोशो इकोनॉमिकली एरियाज इलाके हैं उन वहां पर 25 बच्चों पर एक टीचर रखा जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट चेंज है वो है एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। बहुत बड़ा चेंज है और सबसे हटकर और नया चेंज है। अब तक ऐसे होता था कि सिर्फ हायर एजुकेशन जो डिग्री कॉलेजेस हुआ करते थे उसको NAAC के थ्रू एक्रेडिट किया जाता था, उसको चेक किया जाता था, जांच होती थी कि वो किस दर्जे का इंस्टीट्यूशन है, A है, B है, C है, A++ है, एक्सेट्रा। जिस तरह NAAC जो है तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को एक्रेडिट करती थी, चेक करती थी, अब स्कूल एजुकेशन सिस्टम को भी जो है तो एक्रेडिटेशन किया जाएगा। एक एजेंसी बनाई जाएगी जिसको 3SA यानी कि
एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी कहा जाएगा, वो पूरे एजुकेशनल स्कूल एजुकेशन सिस्टम को एक्रेडिट करेगी, चेक करेगी और जो है तो उसको दर्जा देगी कि ये स्कूल A+ है, ये स्कूल B है या ये स्कूल B+ है, ठीक है। और SCRT एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगी जिसको स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क SQAF कहा जाएगा। इसके थ्रू स्कूल एजुकेशन का एक्रीडिएशन किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है, करिकुलम में क्या चेंजेस हुआ है या करिकुलम किस तरह से बदलने वाला है। तो जो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2021 या 2020 में बनाया जाने वाला है, इस नई पॉलिसी के चेंजेस के बाद वो फुल्ली बेस्ड होगा 21st सेंचुरी स्कीम्स पर। जो डिजिटल एरियाज का जो डिजिटल एरियाज में जो इनकलाब आया है, जो एक माहिती का जो इनकलाब आया है, नॉलेज का जो एक सैलाब आया हुआ है, उसके मुताबिक ही जो है तो अब यहाँ से आगे सिलेबस बनाया जाएगा। उसमें खासतौर से IT एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी एजुकेशन को और वोकेशनल एजुकेशन को खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा देखिए बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरी। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए या कितना भी जो है तो ऑनलाइन क्लासेस लिए जाए, लेकिन जो बुक की अहमियत है वो आज भी अपनी अपनी जगह पर है। बुक की अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी की पहले थी। तो बुक्स को भी प्रमोशन दिया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, इस पॉलिसी के तहत जो है तो किताबें छापी जाएगी और खास तौर से रीजनल लैंग्वेज में, और रीजनल लैंग्वेज की जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें वो किताबें छापी जाएगी। अब तक ऐसे होता था कि इंग्लिश या हिंदी में या रीजनल जो लैंग्वेज हुआ करती, जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, तो इन लैंग्वेजेस में तो किताबें छप जाती थी, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है ना, जो कोकण में एक अलग लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, या आप मराठवाड़ा में चले जाएंगे तो मराठवाड़ा में एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है, उत्तर महाराष्ट्र में जो है तो एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप जलगांव धुलिया की बात करेंगे तो वो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी जो है किताबें छापी जाएगी, बनाई जाएगी और साथ ही साथ एक डिजिटल लाइब्रेरी को भी डेवलप किया जाएगा कि ताकि बच्चा जो है तो डिजिटल और ई-लर्निंग रिसोर्सेज को भी हासिल कर सके। तो ये जो कुछ मेजर चेंजेस थे जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में खास तौर से स्कूल एजुकेशन में किए गए हैं, और बहुत ही जो है तो इसको 21st सेंचुरी के रिक्वायरमेंट के एतबार से बनाने की कोशिश की गई है। इसमें वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, जो हमारा स्ट्रक्चर था 10+2+3 उसको चेंज किया गया, और साथ ही साथ जो है तो स्कूल एक्रेडिटेशन की बात की गई, साथ ही साथ टीचर्स के एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क की बात की गई। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे। तो स्कूल एजुकेशन में ये चेंजेस थे जो आपको पता होने चाहिए थे। इसके बाद के वीडियो में हम हायर एजुकेशन में क्या क्या इस NEP के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं वो हम देखेंगे।